comprehension and what are the general mistakes that candidates usually make जब comprehension का एग्जाम वो लोग कर रहे होते हैं, जब उस पोर्शन के ऊपर आती हैं, and why can't candidates seem to get more marks in comprehension. हालांकि चलो प्रेसी में तो एक लिमिटेड वो नंबर देता है, बट comprehension जो हम बचपन से करते आ रहे हैं and which is just a question and an answer that you just need to look in the passage, तो उसमें जी मसला आता क्या है. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली जो 2-3 बातें हैं, रूल्स तो आपके आ जाते हैं बाद में. अगेन जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ था कि स्लाइडें जो है दे ब्रोकन इनटू डिफरेंट रूल्स. ठीक हो गया. तो मसले जो बेसिकली आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि आप हालांकि बचपन से कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा गलत कर देंगे इसको, क्योंकि आंसर को की लेंथ जो है ना, आपका दिल करेगा कि मैं ज्यादा लिखूं, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. अगर तो एक लाइन का जवाब है, सॉरी एक लाइन का नहीं, लेकिन नॉर्मली होता है कि 3 लाइनों का 2 लाइनों का जवाब होता है, तो देन कीप इट विद इन दैट लेंथ. 3 to 4 लाइन्स इज completely fine for any answer. You don't, if there are 5 questions in a particular comprehension, then you don't need to write paragraphs on each question. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी जो पढ़ता है वो कहता है भाई मैंने क्या मांगा हुआ, डायरेक्ट चीज पूछी भी है अगर आपसे, तो देन डोंट ट्राई टू राइट इररेलेवेंट स्टफ. इररेलेवेंट चीजों से आपने परहेज करना है. जितनी कोशिश कर सकते हैं आप लोग करें टू स्टे अवे फ्रॉम इररेलेवेंट थिंग्स. ठीक है, इररेलेवेंट मैटर से. तो उसमें रूल्स तो आपके डिफाइंड है, लेकिन हम फिर भी इन रूल्स में नहीं स्टिक करते, विच इज व्हाई आई हैव सम 1 or 2 प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशंस फॉर यू एज वेल, क्योंकि आप मेरे साथ करें और आप समझें कि भाई जवाब की लेंथ कितनी हो, हम क्यों एक्स्ट्रा, हमें इतनी आदत हो गई है कि सीएसएस के इम्तिहानों में लंबे लंबे जवाब दें कि हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज में आप लंबे लंबे जवाब देना चाहते हैं. हम कंसाइज चीजें लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें एट द बैक ऑफ आवर हेड हमें लगता है कि भाई अगला बंदा तो पेजेस भर रहा है तो हम हमारे नंबर काटा जाए. ऐसा नहीं है. प्लीज ट्राई टू रिमेन कंसाइज. ठीक है ना. आई नो इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर पीपल हु हैव एग्रेसिवली बीन स्टडीइंग फॉर सीएसएस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट प्लीज अपने आप को ट्यून करें कि कम से कम प्रेसी के पेपर में आप रेलेवेंट चीजें, तो चलो रेलेवेंट चीजें तो हर पेपर में लिखनी होती है, लेकिन कंसाइज लिखें. ठीक है. अच्छा जी, रूल्स पे आ जाते हैं प्रेस कॉम्प्रिहेंशन के. सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करी थी. सबसे पहले जिस तरह मैंने प्रेसी में बताया था कि यू रीड योर पैसेज ट्वाइस थ्राइस इफ नेसेसरी, लेकिन समझना बहुत जरूरी है. लेट कर ले, टाइम ज्यादा लगा ले प्रेसी में और कॉम्प्रिहेंशन पे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है. इस तरह कॉम्प्रिहेंशन को भी आपने एक बार पढ़ा है और फिर दूसरी बार पढ़े, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि 2 बार ठीक है, इससे ज्यादा बार टाइम मत जाया कर इसके ऊपर, क्योंकि मोर और लेस जवाब होते ही हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर. तो आपने एक बार पढ़ा तो आपको ग्रास्प करते हैं सेंट्रल आइडिया कि जी वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है. उसके बाद दूसरी बार पढ़े, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा आपके, देन ट्राई टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट लाइंस, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वो ग्रास्प करने की कोशिश करें आप. अच्छा जी, जब आपको एक बार सेंट्रल आइडिया पता चल गया, जब आपको थीम पता चल गई कि अच्छा अब मुझे समझ आ गया है कि ये पैसेज क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑथर ने क्या क्या पॉइंट्स मेजर लिखे हुए और क्या क्या हमने इन्फर करने हैं. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास रूम होता है कि आप एक आधा सवाल आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन और आपकी अपनी इन्फरेंस के ऊपर भी आ जाता है कि भाई आप बताएं कि पैसेज में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको इस बारे इस टॉपिक के ऊपर क्या लगता है, आप अगर सोचते तो किस तरीके से सोचते हैं. ये काफी एक आधा सवाल हमेशा ऐसे होता है जो कि आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलने के लिए या आपका पर्सपेक्टिव जानने के लिए वो पूछते हैं. ठीक हो गया. 3 नंबर 4 नंबर बहुत आराम से आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, अगर आप करेक्ट आंसर कंसाइजली लिखें. ठीक हो गया. अच्छा जी, एक बार जब आपने पैसेज पढ़ लिया, आपको सेंट्रल आइडिया का भी अंदाजा हो गया, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, व्हिच इज दैट यू रीड द क्वेश्चंस one by one, understand what is being asked and find the answers of the questions in the given passage with more focused reading. Underline if needed. ठीक है. दूसरा वो कहता है कि आप अब सवालात को पढ़ें, एक एक क्वेश्चन करके पढ़ें, समझे कि वो सवाल कह रहे हैं. ये नहीं कि पहला सवाल पढ़ा इमीडिएटली देखे ओ ये लफ्ज किधर था पैसेज के अंदर, चलो जी पैसेज में मिला वो लफ्ज, उसके आगे पीछे 2-4 लाइन लिखी, खत्म. ऐसा नहीं करना. Read the question, try to think about what your examiner is asking in that particular question, then also try to understand कि जी पूछा क्या जा रहा है उस सवाल के अंदर.
ठीक है, मांग क्या रहा है एग्जामिनर, क्या मैं उल्टी ऊट पटांग चीजें लिख रही हूँ, क्या हो क्या रहा है इस एग्जाम इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने उसका जवाब ढूंढना है इन द क्वेश्चन, इन द गिवन पैसेज, कि राइटर ने या ऑथर ने जो बात की थी वो एग्जैक्टली पैसेज के अंदर किधर लिखी हुई है। और जब आपको मिल जाएगी तो ऐसे अंडरलाइन करके ऊपर छोटा सा 1 लिख दें कि ये 1 का जवाब है, फिर पैसेज के नीचे जाए तो जी 2 का जवाब है। इससे थोड़ा सा अपने लिए भी मार्क कर लें ताकि आपको वापस रेफर करने में काफी आसानी हो। ठीक हो गया। तीसरी जो आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देन यू टेक अप एवरी क्वेश्चन एंड यू आंसर इट विद द मटेरियल गिवन इन द पैसेज। आप सवाल लें, आप पहला सवाल आप लिखें और उसका जवाब दें। 3 से 4 लाइनों में आ जाता है आराम से जवाब। आप अपना जवाब लिखें और समझाएं उसको कि जी आपने पैसेज में ये चीज लिखी हुई है और इसका जवाब ये है। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन थोड़ी बहुत अलाउड होती है, लेकिन आई वुड स्टिल स्ट्रांगली एक्सेप्ट एंड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आप अपने लफ्जों में लिखेंगे तो जाहिर है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ छापा हुआ है, सिर्फ मतलब छापे मार के आपने जवाब दिया हुआ है कि जी पैसेज में ये था, वही चीज रिप्रोड्यूस किया वर्ड बाय वर्ड, then it might not give a very good impression to the examiner. It might seem like you've only reproduced and you might not have understood what was being said in the passage. So अपने वर्ड से लिखने का ये भी फायदा होता है that the examiner kind of 100% knows कि इसको समझ आ गया, तभी इसने रिप्रोड्यूस नहीं किया। तो अगेन आप लफ्ज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जितनी प्रेसी के अंदर होती है, लेकिन यह है कि आई वुड स्टिल रिकमेंड, कोशिश करें कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करें आप इसमें भी। ठीक है, अच्छा जी, ये कुछ चीजें हैं कि आपका जो सवालात होते हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल यूजुअली हो सकता है कोई किस्मत खराब हो तो डिफिकल्ट प्रेस इतनी आए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी सवालात फॉलो ना करें, लेकिन नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो क्वेश्चन 1 होगा उसका जवाब हमेशा शुरू में ही होगा, क्वेश्चन 2 का जवाब उसके नीचे होगा, क्वेश्चन 3 का जवाब उसके नीचे होगा। मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है सवालात, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर द कैंडिडेट एज वेल टू फाइंड द आंसर इन द पर्टिकुलर पैसेज, ताकि आपको ज्यादा टाइम न लगे, आप जल्दी जल्दी इसको करें और आगे जाएं। ठीक है, तो कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन 2 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका जवाब अगर ढूंढने की कोशिश करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो पहले दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। डोंट लाइक गो टुवर्ड्स द एंड फर्स्ट एंड बी लाइक अच्छा इसका भी मैंने जवाब इधर ढूंढना है, एंड पे होगा भी, इतना कंफ्यूजिंग पेपर तो बनाया होगा एग्जामिनर ने, मतलब इतने एक्सपेरिमेंट्स वो लेते नहीं है। एंड सेकेंडली इट्स द प्रेसी एंड composition paper is just to gauge your language skills, your grammatical errors if you've made any or not. I mean, it's not to confuse you कि भाई मैंने 3 घंटे में उसको confuse भी करना है और confuse किस तरह से करना है कि भी जवाब इधर उधर कर दूंगा। मतलब I mean, try to think about what the examiner is might also be thinking when he's making the paper. So it's hard to believe, लेकिन इतने बुरे नहीं होते examiners. I mean, just try to find the answer one by one, ऊपर नीचे ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, इंपॉर्टेंट रूल है कि आप वही टेंस इस्तेमाल करें जो कि सवालात में दिया हुआ है। अगर इज दिया हुआ सवाल में तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे आप, अगर सवाल में वाज दिया हुआ है तो आप पास्ट टेंस में चले जाएंगे। जिस तरीके से आपका सवाल जो कुछ कह रहा है आप एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड उसी तरीके से आप जवाब देंगे, इन द सेंस कि टेंस वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर पास्ट टेंस का सवाल है तो आप उसको फ्यूचर टेंस में जवाब दें। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वाइस वर्सा। छठी जो चीज है वो ये है कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन कंप्लीट क्लियर कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंसेस, यूज योर ओन एक्सप्रेशन। 2 बातें कर दी मैंने इस पॉइंट में। पहली बात है कि आपने क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे अल्फाजों में आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, अल्फाज में आपने उसका जवाब देना है। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ना लगे एग्जामिनर को कि आपको क्लैरिटी नहीं है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक हो गया। और दूसरी बात है कि जो मैंने पहले भी की थी कि अपने एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें तो अच्छी बात हो। आप रिप्रोड्यूस करें तो इतना मार्क्स, मतलब वो पेनलाइज करता है मार्क्स में, लेकिन इतना वो माइंड नहीं करता कॉम्प्रिहेंशन में जितना वो प्रेसी में करता है। लेकिन फिर भी भाई अगर आपने एक अच्छा एग्जामिनेशन अगर आपने अच्छा देना है, अगर आप मतलब you want to get good marks, then try not to reproduce. I would only recommend a reproduction of words in a scenario where आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि पैसेज क्या कह रहा है, आपको पल्ले ही नहीं पड़ा कि पैसेज क्या कह रहा है, जो है ना। फिर आप कोशिश करें कि बेहतर है कि अपनी तरफ से कुछ गलत मलत ना लिख दें,
बेहतर आप फिर कुछ वही पैसेज में से 2-3 लाइनें उठाएं और सवालों के नीचे लिखते हैं। उसके अलावा इफ इट्स सो इजी दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पैसेज, तो फिर आप मत करें, कोशिश करें अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है, उसके बाद जो आखिरी जो बात आ जाती है वो लेंथ के ऊपर बात आती है कि जी लेंथ लेकिन दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द गिवन मटेरियल इन द पैसेज। सो समटाइम्स हो सकता है कि एक पैसेज इतना लंबा हो कि आपका ज्यादा टाइम लग जाए। सो हो सकता है कि आपको आपके लिए वो पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो सवाल का जवाब या बहुत ज्यादा मटेरियल लिखा हो, तो ऑटोमेटिकली वो लंबा चला जाएगा, 5 से 6 लाइनों में चला जाएगा, 6 से 7 लाइनों में भी जा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि मोर लेस अपने जवाबों को 4 लाइनों तक महदूद रखें। उससे होता यह है कि एक तो एक अच्छा इंप्रेशन भी आता है एग्जामिनर पे कि भाई इसको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, इसको तो ये बेसिकली मुझे पैराग्राफ्स लिख के नहीं दे रहा, he or she has understood what was asked in the question and what has been written in the passage. So कोशिश करें कि अननेसेसरी मत लिखें, लेकिन हाँ आंसर की लेंथ डिपेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल प्रेजेंट इन द पैसेज। ठीक है, दीज वर सम ऑफ द जनरल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन। आपके साथ जब मैं प्रैक्टिस प्रेस ही करूंगी तो इंशाल्लाह यू विल understand this more. लेकिन let me tell you that you can secure good marks in the comprehension, unlike PESI, because it's hard to secure good marks in the PESI. But comprehension में possible है और बहुत आराम से possible है. So what you need to do is just read the passage carefully, follow all of these rules, try not to make a blunder, a grammatical blunder or a grammatical mistake. Just कोशिश करें कि आप अपनी चीजें जो है, rules जो है आप अपने tick off करते जा रहे हैं साथ साथ. Thank you so much and I